हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जहां पर क्विक रिवीजन करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हर क्वेश्चन आंसर की सीरीज। हर टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक के प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया अपना 5th चैप्टर फॉर बायोलॉजी, जो कि था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके डिटेल्स, उसके एक्सप्लेनेशन हम खत्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यूज। और यहां पर एमसीक्यूज क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और एज वेल एज स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी। और इसी चैप्टर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं और हमें अपना वही पॉइंट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बना लेना है। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने होगा जो पूछा जा सकता है आपसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक्स हैं, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, उनका कंटेंट एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओलंपियाड एंड एनटीएससी, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। आइए हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ सेट ऑफ जोन्स दिए हुए हैं और उन जोन्स को हमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, जैसा कि रूट्स में होता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पे जाने से पहले जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम ये समझ जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन में रूट्स के पर्टिकुलर जोन्स के बारे में पूछा गया है। तो हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब हम रूट्स की बात करते हैं, whenever we talk about roots, supposingly this is the soil, ठीक है। सॉइल के पास अगर हमने रूट ऑफ जोन्स किस में पढ़े थे? टैप रूट में पढ़े थे, है ना। उसी का डायग्राम मैं फिर से आपके लिए बनाती हूँ। हमने पढ़ा था एक ये ऐसा प्राइमरी रूट होता है जिसमें नीचे की तरफ यहां पर इस पोर्शन पर रूट कैप होती है जो प्रोटेक्ट करती है इस एरिया को, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं दैट दिस इज रूट कैप। ओके, रूट कैप के जस्ट ऊपर वो जोन होता है जहां पर सेल्स रेगुलरली ग्रो होते रहते हैं। वो जोन जहां पर सेल्स हमेशा ग्रो होते रहते हैं, तो वो कहां पर होते हैं? वो यहां पर होते हैं। ये सेल्स जो हैं ये हमेशा ग्रो होते रहते हैं, इसीलिए हम हमेशा ग्रो होने वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये जो जोन है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जोन है, तो हम इसको बोलते हैं जोन ऑफ मेरिस्टम। जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ मेरिस्टम। उसके ऊपर जोन ऑफ मेरिस्टम के जस्ट ऊपर हमको क्या मिलता है? जोन ऑफ इलोंगेशन। तो हमें यहां पर कुछ इलोंगेटेड सेल्स दिखते हैं, कुछ इलोंगेटेड सेल्स दिखते हैं ऐसे ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। और सबसे ऊपर इस जोन में कौन रहता है? सबसे ऊपर इस जोन में रहते हैं मैच्योर सेल्स, जो कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन। सो दिस इज द जोन ऑफ इलोंगेशन। और हम ये नहीं भूलेंगे कि जोन ऑफ इलोंगेशन के पास ही बाकी सारे जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होते हैं वो निकल कर आते हैं और उनके पास आते हैं फिर रूट हेयर्स। तो हम यहां पर वो भी बना लेते हैं। यहां पर मैं एक साइड ही बना रही हूं, यहां पर और छोटे छोटे जो हैं वो रूट हेयर्स हैं, ठीक है। तो हम एक बार ये भी मार्क कर लेते हैं दैट वी ऑल्सो हैव रूट हेयर्स। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी अपने रूट के बारे में, क्लियर।
अब हमें ये जोन्स को कंपेयर करना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से जोन हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा रूट कैप, फिर हमने पढ़ा मेरिस्टम का जोन, फिर इलोंगेशन, फिर इलोंगेशन के बाद सॉरी दिस इज मैच्योरेशन, दिस इज नॉट इलोंगेशन, दिस इज मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर? तो जोन ऑफ मैच्योरेशन पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा रूट हेयर। तो सबसे पहले हमें रूट कैप मिलनी चाहिए। ऑप्शंस में देखिए, रूट हेयर जोन जो कि हमें सबसे बाद में मिलेगा, जोन ऑफ मेरिस्टम जो हमें रूट कैप के ऊपर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें मिलता है रूट कैप, तो हम यहाँ 1 डाल लेते हैं। रूट कैप के ऊपर हमें मिलता है जोन ऑफ मेरिस्टम, तो उस पर हम 2 मार्क कर लेते हैं। और मेरिस्टम के बाद हमें मिलता है जोन ऑफ इलोंग, तो इसको हम क्या मार्क कर लेंगे? 3 मार्क कर लेंगे। क्यों मार्क किया? क्योंकि सबसे पहले मिला हमें रूट कैप, फिर हमें मिला मेरिस्टम, उसके बाद हमें मिला इलोंगेशन, तो इलोंगेशन को हमने 3rd जोन मार्क किया। इलोंगेशन के जोन के बाद हमें क्या मिलता है? उसके बाद हमें ग्रोथ दिखती है रूट हेयर्स की। तो रूट हेयर्स कहां प्रेजेंट है? ऑप्शन ए में, इसको हमने 4 मार्क कर लिया। और रूट हेयर के बाद हमें दिख जाते हैं मैच्योरेशन का जोन, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं 5th नंबर पे। अब ये 1 2 3 4 5 नंबर को हम यहां अरेंज करके लिख लेते हैं और फिर मैच करेंगे दिए गए ऑप्शंस के साथ। तो सबसे पहला 1 नंबर पे है सी ऑप्शन, उसके बाद है 2 नंबर पे बी ऑप्शन, बी के बाद हमारे पास 3 नंबर पे है ई ऑप्शन, ई के बाद 4th नंबर पे है हमारा ए ऑप्शन और लास्ट में 5th पे है हमारा डी ऑप्शन। इतना क्लियर हो गया? अब हम इन सबको मैच करेंगे दिए गए ऑप्शंस के साथ और फिर फाइंड आउट करेंगे अपना आंसर। लेट्स सी। सो सी डी ई ए, सी बी ई ए डी, सी बी ई ए और डी, ये हमें पहले ही ऑप्शन में यहां अरेंज्ड मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। पहले आप कंसेप्ट लगाइए, क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं, फिर उनको सॉर्ट आउट करिए, ऑप्शन में उसको सीक्वेंस में अरेंज करिए, उसे लिख के रख लीजिए, 2 बार चेक जरूर करना है, कभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अपने दिए गए ऑप्शंस के साथ मैच करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो लेट अस चेक द आंसर, लेट अस चेक द आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। लेकिन मैंने अभी भी आपके सामने डायग्राम रखा है, इस डायग्राम को अच्छे से रिवाइज कर लेना। थ्योरी में ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। सबसे पहले हमें नीचे से मिलता है रूट कैप, रूट कैप के ऊपर ग्रोइंग सेल्स यानी कि मेरिस्टम, उसके ऊपर इलोंगेशन वाले सेल्स, यानी यहां पर जो नए सेल्स बनते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और यहां नए सेल्स बनते चले जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर शिफ्ट होते हैं तो वो इलोंगेट हो जाते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। फिर रूट हेयर्स आ जाते हैं और उसके बाद होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड, नाइस। ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन सेज इन एन इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ओवर द स्टेम। ठीक, हमारे पास एक इनफ्लोरेसेंस है वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल सक्सेशन। लेटरली एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब क्या? यानी लेटरल का मतलब होता है साइड्स में, ठीक है, और एक्रोपिटल का क्या मतलब होता है? एक्रोपिटल का मतलब होता है ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर। अगर ऐसा कोई प्लांट है जिसमें ओल्ड फ्लावर हमें नीचे की तरफ मिलते हो और यंग फ्लावर्स ऊपर की तरफ मिलते हो तो वो एक्रोपिटल। और लेटरली क्यों? क्योंकि साइड साइड में फ्लावर आ रहे हैं, और अगर फ्लावर साइड में आ रहे हैं तो वो कहां आए होंगे? एक्सेल वाले एरिया में आए होंगे। याद आ गया? लीफ और स्टेम के बीच का जो एरिया मैंने बताया था वो मैंने बताया था एक्सेल एरिया होता है। The position of the youngest flower bud in the floral axis shall be, तो youngest flower की जो bud होगी उसका लोकेशन क्या होगा? ठीक है, पहले देखो ये जो हमें टाइप दिया हुआ है इसमें यहां पर नीचे रूट है और सॉइल दिख रही है। ऊपर जब फ्लावर आते हैं तो वो कैसे आ रहे हैं? सपोज ये एक नोड था, ये एक नोड था, ये एक नोड था, तो एक फ्लावर यहां आया होगा, ठीक है, एक फ्लावर यहां आया, फिर एक फ्लावर यहां आया। तुम्हें नहीं लगता ये वाला ओल्ड फ्लावर है, फिर ये यंग है, फिर एक फ्लावर यहां आया, ये सबसे ज्यादा यंग फ्लावर। अगर ऐसा कोई पैटर्न मिलता है जहां पर नीचे की तरफ होते हैं ओल्ड फ्लावर,
नीचे की तरफ क्या होता है, ओल्ड फ्लावर, और ऊपर की तरफ होते हैं न्यू फ्लावर, तो वो होता है एक्रोपिटल। और लेटरल यानी कि साइड साइड में ग्रोथ होती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, अगर ऐसा कोई आपको इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है तो पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बड इन द फ्लोरल एक्सिस शेल बी। तो वो जो यंगेस्ट फ्लोरल बड होगी, यंगेस्ट फ्लोरल बड यानी कि अब नेक्स्ट टाइम जब फ्लावर आएगा तो वो यहां से आएगा, और ये शूट तो ऊपर ग्रो हो गई होगी, है ना। तो हो सकता है यहां पे अगर बड है, ये ऊपर ग्रो हो गई, तो यंगेस्ट फ्लावर की जो पोजीशन होगी वो यहां पर होगी ना, राइट। मतलब ये जो पोजीशन है ये कहां है, हमारी बीच में जो स्टेम की एक्सिस है उससे दूर की तरफ है। इतना तो समझ रहे हो, एक्सिस की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। एक्सिस की तरफ कब होती है, अगर ये ऐसे ग्रो करती, ऐसे तो नहीं ग्रो कर रही, कैसे ग्रो कर रही है, बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इस बड की पोजीशन को डिस्क्राइब करिए कि ये कौन सी पोजीशन है। और ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉक्सिमल, पहला ऑप्शन है प्रॉक्सिमल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमल, आपको पता है प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, ठीक है। फिर बोला गया है डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है दूर। फिर बोला गया है इंटर कैलरी, यानी कि इंटर कैलरी मतलब क्या, कैलरी, इंटर कैलरी यानी दो मेरिस्टम्स के बीच में, ठीक है। और एनीवेयर, क्या किसी भी जगह हो सकती है। आपको क्या लगता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, ठीक है, और डिस्टल का मतलब होता है दूर, ठीक। तो आपको क्या लग रहा है, अच्छा ये दोनों तो हम ऑप्शन कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि ये वाले तो ऑप्शन यहाँ लगने ही नहीं है। या तो बड स्टेम के पास होगी या तो बड स्टेम से दूर होगी। और स्टेम के पास बड कहाँ ग्रो करती है, सपोज करो कि अगर ये लीफ थी, ठीक है, तो ये लीफ और स्टेम के बीच का जो ये वाला एरिया है, ये जो एक्सिल एरिया कहलाता है, यहां से ही ग्रोथ होती हुई दिखती है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपको बड दिख रही है ये स्टेम के पास है या स्टेम से दूर है, स्टेम से दूर दिख रही है ना, मतलब कि ये ग्रो करेगी डिस्टली, ये ग्रो करेगी डिस्टली। अच्छा, अब ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे जब आप डॉक्टर बन जाओगे, कॉलेज में जाओगे और आप अपनी बॉडी के बारे में जो कोई भी चीज पढ़ोगे तो हमेशा वहां आपको दो टर्म्स डेफिनेटली यूज होंगे। एक तो टर्म ये है और एक टर्म होता है मीजियल, ठीक है, जो यहां क्वेश्चन में नहीं दिया। मीजियल का मतलब होता है पास में, डिस्टल का मतलब होता है दूर। इतना समझे, मीजियल का मतलब क्या होता है, पास में, और डिस्टल का मतलब होता है दूर। और अगर दो चीजें एक साथ हैं तो बोलेंगे कि ये एक दूसरे के करीब हैं, मतलब एक दूसरे के पास हैं। इतना समझे, तो वो होगा प्रॉक्सिमल। क्लियर। जैसे अगर आपको कोई बोन दिखाई गई, ठीक है, और अगर वो बोन ऐसी है कि यहां पर उसका हेड है और यहां पर उसका एक दूसरा एंड है, तो ये कौन सा एंड हुआ और ये कौन सा एंड हुआ, ये डिस्टल एंड हुए, और बीच का पोर्शन कौन सा हुआ, मीजियल। बात समझे, क्लियर। ओके, सो अभी हमको यहां समझ में आया कि जो बड है वो स्टेम से दूर की तरफ ग्रो करती है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्टल एंड। तो इनफ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, जहां पर फ्लावर साइड की तरफ आते, ऊपर तो नहीं आए थे, साइड साइड में आ रहे थे। एक्रोपिटल सक्सेशन यानी कि पहले ओल्ड फ्लावर, फिर यंग फ्लावर, फिर उससे यंग फ्लावर, फिर उससे यंग फ्लावर। द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बड इन फ्लोरल एक्सिस शुड बी, फ्लोरल एक्सिस कौन सी है, बीच के एक्सिस, और बड किस साइड आई, ऐसे आई, मतलब कि ये इससे दूर है, यानी कि ये आई डिस्टल साइड पर, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आंसर जाएगा हमारा डिस्टल की तरफ। क्लियर। ओके, लेट अस चेक द आंसर, व्हाट इट सेज। यस, सो द आंसर इज टुवर्ड्स द डिस्टल साइड। डिस्टल का मतलब होता है दूर, फ्लोरल एक्सिस से दूर की तरफ हमारी बड ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम्स एंड पी। ग्राम और पी जैसे जो प्लांट्स हैं, उनके जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, दे पोजेस नो एंडोस्पर्म, बिकॉज उनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। तो पहले तो बताओ कि ये एंडोस्पर्म क्या है।
नहीं होता या होता है तो बात की बात है, पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीड को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और कहां से बनता है, फ्रॉम, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी किस किस का फ्यूजन, दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन। दो पोलर न्यूक्लियाई होते थे, आपको याद है हमने ये स्टिग्मा पढ़ा था, ये स्टाइल पढ़ा था, ये ओवरी पढ़ी थी। इसमें यहाँ पर बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर 3 सेल और यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल। तो ये वाले जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ जब पोलन ग्रेन आकर यहाँ बैठेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन, एक पोलन इसके साथ फ्यूज होगा, एक पोलन यहाँ फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा। तो ये वाला तो जो था वो मेन था, ये वाला जो था वो मेन था, ठीक है, ये वाला तो मेन फ्यूजन था, लेकिन ये वाला तो एक्स्ट्रा फ्यूजन था। तो 2 सेल के साथ जब एक और सेल आके जुड़ जाएगा तो 3 सेल हो जाते हैं, वो कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो है, ये ट्रिपल फ्यूजन जो है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जब ये सारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवरी जो है वो क्या बन जाती है, अपनी फ्रूट बन जाती है, और जो सीड बन जाता है, तो वो सीड को, सीड कैसा है, सीड के बाहर तो बहुत मोटा सा तगड़ा सा सीड कोट है। तो भाई सीड को खाना कौन देगा, सीड को खाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये स्ट्रक्चर जो डबल फर्टिलाइजेशन के बना, डबल फर्टिलाइजेशन से बना और आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कहलाता है एंडोस्पर्म। इतनी बात समझ में आ गई। इनका कहना है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो मटर होती है, पी होती है या ग्राम होता है, उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, तो फिर उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा। अगर किसी सीड में ऐसी सिचुएशन होती है जहां एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, तो वहां पर फूड कौन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम गौर से देखें तो इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। वो 2 तरीके क्या है कि एक तो ये जो है, ये कौन से हैं, ये है डाइकॉट प्लांट। याद आ गया, रीजन समझ गए होंगे अभी, आधे लोगों को अभी रीजन समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आया वो सुनो। ये है डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट का प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसा सीड जिसके पास 2 कॉटिलेडन है। 2 कॉटिलेडन जो कि ऐसे कुछ दिख रहे थे, याद आया, ऐसे 2 कॉटिलेडन थे और यहां पर प्लिम्यूल था, यहां रेडिकल था। तो ये जो 2 कॉटिलेडन हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारा फूड अपने पास रख लेते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े कॉटिलेडन दिखते हैं। बहुत सारा फूड अपने पास रख लेते हैं और फिर ये फूड प्रोवाइड करते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। और यहां पर भी अगर ग्राम और पी के पास एंडोस्पर्म नहीं है तो क्या है, कॉटिलेडन है जो सीड प्रोवाइड कर रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि ये बताओ, इट पजेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज, एंडोस्पर्म है क्यों नहीं, एंडोस्पर्म इसके पास रहा क्यों नहीं। देखो इसके पास थे कॉटिलेडन, तो जब इस पर्टिकुलर फ्रूट की, इस पर्टिकुलर सीड की ग्रोथ हो रही थी, उसी दौरान एंडोस्पर्म में जो पूरा का पूरा फूड था वो इसने यूज कर लिया, क्योंकि इसके पास रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑलरेडी स्टोर्ड था कॉटिलेडन के फॉर्म में। 2 कॉटिलेडन्स थे। बात समझ में आ गई। क्या बोला मैंने, एंडोस्पर्म जो फूड प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है, वो इन डाइकॉट्स में ये एंडोस्पर्म वाला फूड यूज हो जाता है सीड के द्वारा। क्यों यूज हो जाता है, ग्रोथ के टाइम पर ये जब एम्ब्रियो था तब इसने इसका पूरा जो फूड है एंडोस्पर्म का वो यूज कर मारा। अब जब वो यूज कर लिया तो आगे इसको सीड कौन प्रोवाइड करेगा, उसकी क्या चिंता करी इसने, उसके लिए इसके पास डाइकॉट 2 कॉटिलेडन थे जो फूड स्टोर करके रखेंगे। क्लियर, ओके। Now see the options. These plants are not angiosperms, ये तो कोई रीजन ही नहीं है। There is no double fertilization in them, ऐसा भी हमने नहीं बोला। मैंने क्या बोला, इनने अपना खाना पहले ही यूज कर लिया था एम्ब्रियो की स्टेज में। Endosperm is not formed in them, एंडोस्पर्म ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है, एंडोस्पर्म gets used up by the developing embryo during seed development। हाँ बिल्कुल, एंडोस्पर्म को इसने अपने सीड डेवलपमेंट के दौरान पूरा न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म का यूज कर लिया, बाद में इसके पास कॉटिलेडन बचे जो इसको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी सी ओवर हियर इज ऑप्शन डी। तो आंसर चेक करते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाइस। अब हम बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन की। सी द 4th क्वेश्चन, roots developed from parts of the plant other than radicle are called।
जो रूट, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है, याद आ गया, आंसर लिखो, अभी लिखो, मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने प्रीवियस सेशन को ढंग से देखा है और उसे याद किया है। तुम्हारी अभी मेमोरी का चेक कर लेते हैं, कितना ब्रेन आप लोग यूज कर रहे हो। जल्दी से बताओ क्या आंसर है। अगर कोई रूट डेवलप हो गई प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से अदर देन रेडिकल, तो वो क्या कहलाता है? लिख दिए अपने अपने आंसर्स, सबने लिख दिए। आई होप आप सबने सही आंसर्स ही लिखे होंगे, मैं चेक करूंगी और फिर नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी। मीनवाइल अभी के लिए अब मैं आंसर बताती हूं क्या होना चाहिए। देखो, इसमें कंसेप्ट लगाने जैसा कुछ नहीं है। ये तो भाई हमने पढ़ा है कि जो सीड होता है, सीड के पास दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऐसे डेवलप होता है, एक पार्ट कुछ ऐसे डेवलप होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कहलाता है प्लूम्यूल, जो आगे जाकर शूट में डेवलप हो जाता है, यानी कि स्टेम बना लेता है। लेकिन इस नीचे वाले पोर्शन का क्या भाई साहब, इसने क्या किया, नीचे वाला पोर्शन जो कहलाता है रेडिकल, वो बनाता है रूट। लेकिन कभी कभी रेडिकल के अलावा भी किसी किसी जगह से रूट बनती है, बेस ऑफ द स्टेम से बन सकती, कहीं से भी बन सकती है। तो अगर रूट इस रेडिकल के अलावा कहीं से बन जाए तो वो क्या कहलाती है, वो कौन सी रूट कहलाती है? वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट। वो क्या कहलाती है? एडवेंटिशियस रूट। यही आंसर लिखा था आप सबने, यही आंसर लिखा है सबने? ओके, गुड। लेट्स चेक द ऑप्शंस। टैप रूट, नो इट इज नॉट द टैप रूट। फाइब्रस रूट भी नहीं होती। टैप रूट कौन सी होती है? जिसमें एक प्राइमरी रूट होता है और उसके बाद सेकेंडरी रूट होता है और उसके बाद टर्शियरी रूट होता है, राइट? ऐसा रूट सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम। उसके बाद सेकंड ऑप्शन फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कैसी होती है? जिसमें बहुत सारे फाइबर्स इस तरीके से सॉइल में अंदर निकले होते हैं, बेस ऑफ द स्टेम से दिख रहे होते हैं। फिर होता है एडवेंटिशियस रूट, जो कि हमारा आंसर है, नोड्यूलर रूट कुछ नहीं, ठीक? तो हमारा यहां पर आंसर क्या है? एडवेंटिशियस रूट। आई रिपीट, अगर प्लांट में रेडिकल के अलावा किसी पोर्शन से रूट डेवलप हो जाती है तो वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट। क्लियर? वेरी गुड। लेट अस चेक दिस आंसर। राइट, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सेज वेनेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। वेनेशन पढ़े थे हमने दो टाइप के, ठीक? क्या क्या पढ़ा था वेनेशन में? जब हमने वेनेशन पढ़ा था तो वेनेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? क्या क्या टाइप्स पढ़े थे वेनेशन के? दो टाइप पढ़े थे मैडम वेनेशन के, ठीक है? और वो दो टाइप क्या थे? पहला टाइप था रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। और दूसरा टाइप क्या था हमारा? दूसरा था पैरेलल वेनेशन। दूसरा था पैरेलल वेनेशन, ठीक है? इतना तो याद है ना कि हमने क्या क्या पढ़ा था? मैं इसको थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए जगह बना देती हूं, तो मैं यहाँ पे वेनेशन के लिए सिर्फ वी लिख रही हूं। आप जब लिखोगे तो पूरा लिखोगे, ठीक? एक रेटिक्यूलेट वेनेशन पढ़ा था, एक पैरेलल वेनेशन पढ़ा था। डायग्राम देखो क्या होता था रेटिक्यूलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन में, ठीक है? सी, ये थी हमारी लीफ, इस तरीके से लीफ के बिल्कुल बीच में यहां पर होती थी मिडरिप, ठीक? मिडरिप के बाद इसके पास और क्या होता था? मैं दूसरे कलर से बनाती हूं। मिडरिप के बाद इसके पास होती थी वेन्स, और वेन्स के बाद क्या होता था? वेन्स के बाद छोटी छोटी वेनलेट्स होती थी। क्या होती थी? छोटी छोटी वेनलेट्स। आई विल यूज अनदर कलर टू टेल यू दैट वी हैड वेनलेट्स। तो इसके पास छोटी छोटी इस तरीके से वेनलेट्स होती थी, राइट? ओके। इसके बाद हमने वेनेशन में और क्या पढ़ा था? पहले तो मुझे वो बताओ। उसके बाद हमने वेनेशन में ये पढ़ा था कि जो दूसरा टाइप है वेनेशन का वो कैसा होता है? उसमें ये लीफ ऐसी होती है,
ठीक है, और अरेंज्ड होती हैं वेन्स, बिल्कुल पैरेलल वेनेशन है ना, तो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं इस तरीके से। ठीक, ये दो चीजें पढ़ी थी हमने वेनेशन में, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो दो तरीके की लीव्स हैं इनमें कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है वेनेशन कराने के लिए। तो कौन दिख रहा है जो वेनेशन बना रहा है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट है जो वेनेशन करा रही है कि नहीं, वेन्स और वेनलेट्स। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, रेटिकुलेट वेनेशन के फॉर्म में या फिर पैरेलल वेनेशन के फॉर्म में। तो आइए चेक करते हैं अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। वी हैव फ्लोरल ऑर्गन्स, क्या वेनेशन में फ्लोरल ऑर्गन्स अरेंज रहते हैं? फ्लोरल ऑर्गन मतलब क्या होता है, सेपल्स, पेटल्स, टेपल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, वो तो अरेंज नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत। फ्लावर इन इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर जो होता है इन्फ्लोरेसेंस में वो कैसे अरेंज होता है, या तो बिल्कुल अपाइकली सिचुएटेड होता है या तो एक्सियली सिचुएटेड होता है, तो फ्लावर की बात तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे, वेनेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वेन्स एंड वेनलेट्स इन लमाइना, यस इट इज द वेन्स एंड वेनलेट्स इन लेमाइना, क्योंकि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पाम दिख रहा है इसका, ये क्या है, ये लेमाइना कहलाता है। ऑल ऑफ देम भी आंसर नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन विच वी कैन सी ओवर हियर इज ऑप्शन सी जो है वेन्स और वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कहलाता है वेनेशन। क्लियर? लेट अस चेक द आंसर। So the correct option over here is option C, that is vein and veinlet. Let's move on towards the next question. Next question says endosperm, a product of double fertilization in angiosperm is absent in the seeds of. तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एंडोस्पर्म होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यस डेफिनेटली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं पोलन से आने वाले मेल गैमीट के साथ, और वो कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। और प्रोसेस क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो आगे जाके बनाता है एंडोस्पर्म, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो सीड को आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब मैच्योरिटी हो जाएगी उस फ्रूट में, उस सीड में, इज एब्सेंट इन दी सीड्स ऑफ। अब हमें यह बताना है कि ये एंडोस्पर्म जो है कौन से सीड्स में एब्सेंट होता है। ऑप्शन है हमारे पास कोकोनट, ऑर्किड, मेज और कैस्टर, राइट? अब इसमें से मैं आपको अगर डिटेल बताऊं तो ये कोकोनट, ऑर्किड और मेज जो हैं ये सब क्या है, ये है मोनोकॉट, ठीक, और कैस्टर जो है वो क्या है, इट इज डाइकॉट। और इसमें होता क्या है कि ये जो मेज है, कोकोनट है या हमारा ऑर्किड है, इन सब में क्या प्रेजेंट है, कॉटिलेडन प्रेजेंट है। कॉटिलेडन जो है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सीड को, और कैस्टर के पास भी डाइकॉट है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सीड को। लेकिन उसमें से ये वाला जो है ऑर्किड, ऑर्किड क्या करता है, ये बड़ा स्मार्ट है ना, ये बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट बच्चा है। ये क्या करता है, ये अपनी क्लास का बिल्कुल टॉपर बच्चा है, ये पहले ही पूरा पढ़ के रख लेता है, ये पहले ही पूरा एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन यूज कर लेता है अपनी एम्ब्रियो की स्टेज में। तो ऑर्किड जो होता है, ऑर्किड जो होता है, इट यूजेस इट्स एंडोस्पर्म, इट्स यूजेस इट्स एंडोस्पर्म इन एम्ब्रियो स्टेज, ये एम्ब्रियो के स्टेज में ही यूज कर लेता है। और जब ये एम्ब्रियो के स्टेज में अपना एंडोस्पर्म यूज कर लेता है तो आगे जाके इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, कॉटिलेडन प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द एक्सेप्शन ओवर हियर, ठीक। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑर्किड, क्योंकि इनने पूछा है कि किसमें एंजियोस्पर्म में, कौन से एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म एब्सेंट है। तो कौन सा एंजियोस्पर्म है, सारे एंजियोस्पर्म, लेकिन किसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है, ऑर्किड में एब्सेंट है। क्योंकि कहाँ चला गया उसका एंडोस्पर्म, उसने अपने एम्ब्रियो जब था, वो जब छोटा था एम्ब्रियो था, तभी उसने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म और उसका न्यूट्रिशन यूज कर लिया, आगे जाके अपने कॉटिलेडन से वो न्यूट्रिशन लिया करेगा। दैट्स इट। सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्किड। सो दिस इज द आंसर, राइट। हमने चेक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिलीज बिलो, टिक द करेक्ट आंसर।
मैंने लास्ट सेशन में जहां पर आपको फैमिलीज पढ़ाई थी, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी, वहां मैंने आपको बताया था कि कौन सी फैमिली है जो पल्सेस प्रोवाइड करती है, कौन सी फैमिली है जो मेडिसिनल यूज के लिए अपने को चीजें प्रोवाइड करती है। तो कौन सी फैमिली है जो पल्सेस प्रोवाइड करती है? राइट डाउन योर आंसर, यू ऑलरेडी नो दिस। अगर आपने वो सेशन ध्यान से देखा है तो आपको ये याद है, और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो दिस इज एन एक्सपर्ट एडवाइस, आप उसे जाइए, फैमिलीज को पढ़िए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाएंगे। नहीं पूछे जाएं तो मुझे आके जरूर बताना, क्योंकि पूछते ही हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, तो लिख दिया आंसर, सबने लिख दिया। कौन सी फैमिली है जो हमें पल्सेस प्रोवाइड करती है? सोलेनेसी पोटैटो वाली फैमिली है क्या? नहीं। फेबेसी है क्या? यस। सो द करेक्ट आंसर इज फेबेसी। इसमें हमें ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना है, ये याद करने वाली बात है। फेबेसी की फैमिली जो है वो ऐसी फैमिली है जो हमें प्रोवाइड करती है पल्सेस, यानी कि दाल जो हम यूज करते हैं। क्लियर? ओके, सो द करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इट इज द फेबेसी। फेबेसी फैमिली ही पल्सेस प्रोवाइड करती है। अगर पोटैटो पूछा होता तो क्या होता? सोलेनेसी की फैमिली होती। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर। तो ये जो प्लेसेंटा है, पहले तो होता क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर, और हमसे पूछा गया है कि ये प्लेसेंटा कहां पर अटैच रहता है जब सीड डेवलप हो रहा होता है उस समय। तो प्लेसेंटा जब सीड डेवलप होने वाला होता है तो प्लेसेंटा जो है वो अटैच रहता है हाइलम के पास, और हाइलम क्या होता था? हाइलम एक स्कार होता था। हाइलम एक स्कार है, यानी कि एक धब्बा है ना, एक मार्क बना हुआ है सीड के ऊपर, और वो मार्क किस चीज का है? वो मार्क है जहां से सीड अटैच था स्टॉक के साथ, वहां से जो सीड का अटैचमेंट था पहले, वो अटैचमेंट हट गया तो उसकी कोई जगह, कोई मार्क तो छूट जाएगा ना, और वही मार्क है हाइलम, और हाइलम ही वो जगह है जहां पर प्लेसेंटा अटैच रहता है ग्रोइंग एम्ब्रियो में। ठीक है, टेस्टा जो है वो बाहर वाला पोर्शन होता है, सीड की आउटर कवरिंग जो है वो टेस्टा होती है, तो टेस्टा हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन हाइलम, यस मैंने आपको बताया हाइलम के पास ही अटैच्ड होता है प्लेसेंटा। तीसरा ऑप्शन है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर, छोटा सा छेद जैसा स्ट्रक्चर जिससे कि वाटर और बाकी चीजों का एक्सचेंज हो सके, वो प्रेजेंट होता है सीड में एक जगह पे। देखो यहाँ पर ये जो मैंने थोड़ा सा अंदर बनाया ना, ये एक पोर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर, यानी कि एक छेद होता है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके, वो है माइक्रोपाइल। और चलाजा भी सीड के अंदर का ही पोर्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर हाइलम, जो करेक्ट आंसर है। लेट अस चेक इट, लेट अस चेक दिस। So the correct option is hilum. So the thing for this question is, अगर आपने सीड वाला वीडियो प्रॉपरली देखा है तो इट्स वेल एंड गुड, वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको देखना और फिर इसके आगे की चीजें देखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड में कहाँ कौन सी चीज प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उस पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन पे हमारा पार्ट है, उस पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो जरूरी है। ठीक है, सीड में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। ब्लू डाई जो होती है वो क्या होती है? जितने लोग जानते हैं इट्स गुड, नहीं जानते मैं बताती हूँ। जो ब्लू डाई होती है, ये ब्लू डाई हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं मैम? हमने तो कभी सुना ही नहीं है। जो हमारी डेनिम होती है, जो हमारी जीन्स होती है, जीन्स में वो वाले क्रोमोसोम जीन्स की बात नहीं कर रही हूँ, पहनने वाले जीन की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो लेवाइस और ये सब। तो जीन्स जो होती है उसका जो कलर होता है वो आता है एक एक्सट्रैक्ट से, यानी कि प्लांट में से ही एक कलर निकाला जाता है, और वो कलर फिर हमारे उस पर्टिकुलर क्लॉथ के ऊपर, जीन्स जो हम पहनते हैं या डेनिम जो हम पहनते हैं उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। वो कलर कहाँ से आता है? वो ब्लू डाई जो है वो आती है इंडिगोफेरा नाम के प्लांट से, जिसको हिंदी में कहते हैं नील का पौधा। ठीक, और यही कलर क्यों लेते हैं मैम? कोई और कलर क्यों नहीं ले लेते? ये इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये जो डाई हमें नील के पौधे से यानी कि इंडिगोफेरा से मिलती है, वो डाई कैसी होती है? हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत सूटेबल होती है, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, कोई रिएक्शन हमारी स्किन के साथ नहीं करती, इसीलिए ये कलर यूज किया जाता है। समझ में आया?
इंडिगोफेरा नाम का एक पौधा होता है जिसको हिंदी में नील का पौधा बोलते हैं, उसमें से डाई निकाली जाती है यानी कि कलर निकाला जाता है और वो कलर फिर हमारे डेनिम्स बनाने के लिए यूज होता है। क्यों वही यूज होता है और कुछ नहीं होता? क्योंकि वो हमारे स्किन से फ्रेंडली है, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर ट्राइफोलियम है क्या? नहीं। इंडिगोफेरा मैंने आपको बताया, यस इट इज इंडिगोफेरा, ल्यूपिन नहीं, कैशिया नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा नाम का पौधा ब्लू डाई बनाने के काम आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिख के मार्क कर लेना। आंसर चेक किया हमने तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा आंसर है, विच इज इंडिगोफेरा। क्लियर? ओके, नाउ वील मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इसको मैच करना है। पहला है एरिलोनी लेयर। एलिरोनी लेयर क्या होती है? बहुत प्रोटीनेशियस लेयर होती है। फिर है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा फ्रूट होता है? जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ हो। अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ तो वो काय से डेवलप होता है? वो ग्रोथ इनिशिएटिंग हॉर्मोन्स जो प्लांट में होते हैं उनसे डेवलप होता है। फिर है ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि ओवरी जो है उस ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल। और एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। पोलर न्यूक्लियाई, मेल गैमीट फ्यूज हो गए, ट्रिपल फ्यूजन हो गया तो बन गया एंडोस्पर्म। दूसरी साइड हमें क्या दिया हुआ है? विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिशन, डबल फर्टिलाइजेशन और सीड। अब हम जब इसको मैच करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। जो एलिरोनी लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? जो क्या प्रोवाइड करती है? क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये इसने प्रोवाइड कर दिया न्यूट्रिशन। फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो वो होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओव्यूल जो है वो डेवलपमेंट के बाद यानी कि जब मैच्योरेशन हो जाता है फ्रूट में और इन सब चीज में तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, आगे जाके सीड बन जाता है मैच्योरेशन के बाद। और एंडोस्पर्म जो है वो कैसे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है। ये कर लिया हमने मैच, ठीक। तो हमने किसको किसके साथ मैच किया है? एलिरोनी लेयर को हमने 2 के साथ मैच किया है, ए को हमने मैच किया है 2 के साथ, फिर बी पार्थेनोकार्पिक को 1 के साथ, बी पार्थेनोकार्पिक को 1 के साथ, फिर सी ओव्यूल को सीड के साथ, सी को 4th के साथ किया है। उसके बाद हमने डी ऑप्शन को 3rd के साथ किया है। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। लेट अस चेक द आंसर। यहां पर A2 हमें 2 जगह मिल रहा है, B में भी मिल रहा है और D में भी मिल रहा है। फिर B1 हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहीं से हमारा ऑप्शन ये वाला सही बन गया, ये वाला गलत हो गया। C4 के साथ है, C4 के साथ है, D3 के साथ है, D3 के साथ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमने बनाया है वो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। क्लियर? हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर मैच द कॉलम है या फिर ऑप्शंस के बाद ऑप्शन दिया हुआ है टू मैच द करेक्ट आंसर तो उसको 2 बार चेक कर लीजिएगा। गलती हो जाती है, कभी कभी हम सही आंसर जानते हुए भी मार्क गलत कर देते हैं, पेयर गलत कर देते हैं, तो वो जरूर चेक कर लेना है क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और हमें जितनी भी गलतियां करनी है यही करनी है। एग्जाम में जाने के बाद हम कोई गलती नहीं कर सकते, वहां हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। सो लेट अस चेक द आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्या? Yes, it is the correct answer. So we are done with all the MCQs for the chapter 5 that is morphology of flowering plants. अपने अगले सेशन में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ, राइट? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो हमारा सेशन है, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो समझ में आ गए होंगे, पसंद आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक जरूर कर देना। जो जो क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछे उसका आंसर मुझे जरूर बताते चलना, तो आपका भी जो रिविजन है वो होता जाएगा। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए सारे ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वीडियोस जो हैं इनको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस में अरेंज कराया है 2 इंपॉर्टेंट जगह पर। वो कौन है? एक है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com और दूसरी है हमारी ऐप जो कि अवेलेबल है
प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। अगर आपको वेबसाइट विजिट करना है, सर्च बार में टाइप करिए www.magnetbrains.com। ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होगा, वहां ऑप्शन होगा एक टू एक्सप्लोर दी टॉप कोर्सेज। जैसे ही आप एक्सप्लोर करेंगे टॉप कोर्सेज को, तो आपको जैसे आपने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम देखा, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, जो भी पढ़ना है वो सिलेक्ट कर लिया। सपोज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे हैं, उसको सिलेक्ट किया, उसमें हर टीचर का, हर क्लास का चैप्टर वाइज वीडियोस इस तरीके से सब अपलोडेड है। आपको क्या करना है, जो भी पढ़ना है, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पे जाकर वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही आप उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर बायोलॉजी वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ मेरी फोटो भी है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ही पढ़ाया है। इसमें देख लीजिए, यहाँ लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, तो यहाँ सीक्वेंस में बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज्ड है। आप उन वीडियोस को एक के बाद एक करके देखते जाइए तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। उसे प्ले करना है, प्ले वॉच नाउ करना है, तो ये आपके सामने इस तरीके से वीडियो प्ले होने लगेगा। क्लियर? तो मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं आपको मिलूंगी। लेकिन समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, और शेयर करना ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड्स यू विथ 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर द किंडरगार्टन टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।